हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द सोशल टीचर। इस वीडियो में हम हिस्ट्री क्लास 10th के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं जो कि आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कुछ कॉजेज थे, कैसे वो शुरू हुई आपकी 1914 में, तो वो हमें इसमें जानना है। ठीक है, फर्स्ट वन इज़ मिलिट्रेरिज्म। इसमें क्या था, यूरोप नेशन ने बिल्ड की अपनी बड़ी आर्मीज़, उन्होंने बहुत सारे वेपन्स बनाए जिसकी वजह से लोगों के अंदर फियर और राइवलरी का कंपटीशन, मतलब डर उनके अंदर बढ़ गया था। ठीक है, अलायंस सिस्टम की बात करें तो यूरोप वॉज डिवाइडेड इनटू टू ग्रुप्स, ट्रिपल अलायंस एंड ट्रिपल एनिटेट। इसका मतलब था जिसकी वजह से अब इसमें वॉर बढ़ चुकी थी। ठीक है, वॉर इनविटेबल हो चुकी थी, एक कंट्री पर अटैक होगा तो मतलब सब पर अटैक होना था। ठीक है, इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कंपटीशन अमंग नेशंस टू कैप्चर कॉलोनीज क्रिएटेड टेंशन। इम्पीरियलिज्म का मतलब होता है कि आपको किसी कंट्री पे, किसी नेशन पे कंट्रोल करना है, सोशल, पॉलिटिकल, हर तरीके से कंट्रोल करना है, तो ये भी टेंशन का माहौल यहाँ पर बन चुका था। नेक्स्ट इज नेशनलिज्म। अब नेशनलिज्म की फीलिंग आ चुकी थी बल्कन स्टेट्स में, जिसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट हुआ। एंड लास्ट इज इमीडिएट कॉज, असैसिनेशन ऑफ आर्चड्यूक फ्रांज फर्डिनेंड ऑफ ऑस्ट्रिया इन 1940 ट्रिगर्ड द वॉर। इमीडिएट कॉज क्या था, असैसिनेशन का मतलब होता है किसी की हत्या कर देना, तो आर्चड्यूक फ्रांज की यहाँ पर हत्या कर दी गई थी ऑस्ट्रिया में 1940 में, जिसकी वजह से वॉर आपकी और भी बढ़ गई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज राइट अबाउट द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट। अब द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट वॉज लॉन्च बाय महात्मा गांधी, 1920 में उन्होंने लॉन्च किया था। ठीक है, इस मूवमेंट का जो एम था वो था अपोज ब्रिटिश रूल थ्रू पीसफुल मैनर। मतलब आपको शांत तरीके से आपको क्या करना है, जो ब्रिटिशर्स हैं उनको अपोज करना है, उनकी बातें नहीं माननी है। ठीक है, पीपल बायकॉटेड गवर्नमेंट के स्कूल, चर्च, इन सबको, काउंसिल्स को, फॉरेन गुड्स को, सबको लोगों ने बायकॉट करना शुरू किया, मतलब हम इनका यूज़ नहीं करेंगे। स्टूडेंट लेफ्ट स्कूल्स एंड लॉयर्स गेव अप लीगल प्रैक्टिसेस। स्टूडेंट्स ने स्कूल जाना छोड़ दिया, लॉयर्स ने अपनी प्रैक्टिसेस को करना छोड़ दिया, मतलब लॉ कोर्ट में जाना उन्होंने छोड़ दिया था। खादी एंड चक्र वर प्रमोटेड। उस टाइम पे खादी के जो क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, हैंडमेड जो प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें यूज़ करने की बात की गई और फॉरेन गुड्स को बायकॉट करने की बात हुई। एंड द मूवमेंट वॉज विदड्रॉन इन 1922 आफ्टर द चौरा चौरी इंसिडेंट। अब क्या हुआ 1922 में, गांधी जी का एम तो यही था ना कि आपको पीसफुल तरीके से करना है, लेकिन लोगों ने जो उनके साथ थे उन्होंने क्या किया, पुलिस स्टेशन पर हमला कर दिया था। ठीक है, अब ये तो नॉन वायलेंस हो गया क्योंकि यहाँ पे लोगों की हत्या हो गई थी, तो 1922 में गांधी जी को ये अपना नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट को वापस लेना पड़ा। थर्ड क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ऑन सोसाइटी। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, जो इंडस्ट्रीज आई थी उनका हमारे सोसाइटी पर क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो हमारी हेडिंग है इम्पैक्ट ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। ग्रोथ ऑफ फैक्ट्रीज लेड टू अर्बनाइजेशन। इसका मतलब फैक्ट्रीज बढ़ने से लोग विलेजेस से सिटी की तरफ शिफ्ट हो गए थे। न्यू वर्किंग क्लास, इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट, इन्होंने नए सोशल ग्रुप्स इनके बन चुके थे। पुअर वर्किंग कंडीशन फॉर लेबरर इंक्लूडिंग विमेंस एंड चिल्ड्रन। इसका मतलब है वर्कर, विमेन, चिल्ड्रन, लोगों को लॉन्ग आवर्स वर्क करना पड़ रहा था और लो वेजेस पर काम इन्हें करना पड़ता था। ट्रेडिशनल कॉटेज जो इंडस्ट्रीज थी उनका भी डाउनफॉल हो गया था, वो भी डिक्लाइन हो रही थी, और टाइम के साथ साथ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इम्प्रूव हो रहा था। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, डिस्कस द मेन फीचर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द अर्ली 20th सेंचुरी। मेन फीचर्स ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। अब इसमें क्या हुआ, राइज ऑफ असर्टिव नेशनलिज्म। इसका मतलब क्या है, हमें पता है एक रेडिकल लोग होते हैं और एक मॉडरेट्स होते हैं। मॉडरेट्स कौन होते हैं, जो सोचते हैं कि हमें जो भी चीज़ें चाहिए वो बहुत पीसफुल तरीके से मिल जाएं, जैसे कि आपके गांधी जी। लेकिन असर्टिव कौन होते हैं, जो होते हैं रेडिकल्स, जिन्हें चाहिए कि अगर हमें कुछ भी चाहिए तो हमें फाइट कर कर ही मिल पाएगा, प्यार से तो ये लोग हमें कुछ भी देने वाले नहीं हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस 1905 के बाद ये वाली फीलिंग, नेशनलिज्म लोगों के अंदर आ गए थे। ठीक है, इसके लीडर थे आपके तिलक, बाल गंगाधर तिलक। इन्होंने बोला सेल्फ रूल और मास पार्टिसिपेशन की इनको ज़रूरत होगी। ठीक है, यहाँ पर स्वदेशी प्रोडक्ट हमें यूज़ करने थे और बायकॉट करना था वो प्रोडक्ट्स जो फॉरेन से आ रहे थे। ठीक है, और नेशनल एजुकेशन पे इन लोगों ने ध्यान दिया। कांग्रेस बिकेम मोर पावरफुल अमंग कॉमन पीपल। इसमें कॉमन पीपल ने, जो आम आदमी है, उन्होंने बहुत मिलजुल कर सपोर्ट किया। एंड डिमांड फॉर स्वराज बिकेम स्ट्रॉन्गर। और इस टाइम पर स्वराज मतलब हमें अपना सेल्फ रूल चाहिए, वो बहुत स्ट्रॉन्ग
स्ट्रांग हो चुका था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट वर द रीजंस फॉर रिवॉल्ट ऑफ 1857। रिवॉल्ट ऑफ 1857 हुई थी आपकी 10 मई 1857 से स्टार्ट हुई थी, जिसमें आपके मंगल पांडे थे एक सिपाही जिन्होंने वो जो ग्रीस कार्टेजेस थे उन्हें यूज़ करने से मना किया, वो उसका इमीडिएट कॉज था और वहाँ से आपका ये रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ। बट क्या एक ही चीज़ से रिवॉल्ट स्टार्ट हो सकता है? नहीं, रिवॉल्ट होता है बहुत सारे कारण, बहुत सारे कॉजेज होते हैं, ठीक है। तो इसमें आपके रीजंस हैं पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, social, military and immediate cause. First is your political cause, doctrine of lapse and annexation of states. Doctrine of lapse का मतलब क्या होता है कि अगर कोई भी रूलर है जिसका सन नहीं है और रूलर की डेथ हो जाती है, ठीक है, तो उसका जो भी किंगडम होगा वो सब ब्रिटिशर्स ले लेंगे, वो किसके हाथ में नहीं आने वाला, किसी उनके फैमिली मेम्बर को नहीं मिलने वाला और ब्रिटिशर्स के कंट्रोल में चला जाएगा। इसका एग्जांपल है आपकी रानी लक्ष्मीबाई, ठीक है, नाना साहिब, जिन लोगों को ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था और वो फाइट कर रहे थे अपने लिए, ठीक है। सेकेंड इज योर इकोनॉमिक कॉजेज। इकोनॉमिक कॉजेज का मतलब होता है हैवी टैक्सेस एंड डिस्ट्रक्शन ऑफ ट्रेडिशनल इंडस्ट्रीज। लोगों पर बहुत, इंडियन इंडस्ट्रीज पर इतना मतलब इंडियन लोगों पर हैवी टैक्सेस ये लगा रहे थे और जो हमारी इंडस्ट्रीज थी उसको बिल्कुल ही ख़त्म कर रहे थे, ठीक है। सोशल कॉजेज क्या हुए? इंटरफेरेंस इन रिलीजियस कस्टम्स। अब ब्रिटिशर्स ने रिलीजियस मैटर में भी इंटरफेयर करना स्टार्ट कर दिया था, जो कि एक रिवॉल्ट का बहुत बड़ा रीज़न था। मिलिट्री कॉजेज़ की बात करें तो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट इंडियन सिपाहीज। इंडियन जो हमारे सिपाही थे उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता था, उनको एक पोस्ट होती थी सूबेदार जिससे ऊपर नहीं जाने दिया जाता था, ठीक है, और उनको जो सैलरी थी, वेजेस थे, वो सब कुछ उनको भी कम मिलता था और जो फॉरेनर्स थे उन्हें ज़्यादा मिलता था। ये डिस्क्रिमिनेशन था। और इमीडिएट कॉज मैंने आपको बताया कि जो ग्रीड्स कार्टेजेस यूज़ की गई थी राइफल्स पे, वो थी जिसमें रिलीजियस सेंटिमेंट हर्ट हो रहा था हिंदू और मुस्लिम का, इस वजह से आपका रिवॉल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अ शॉर्ट नोट ऑन गांधी सॉल्ट मार्च। सॉल्ट मार्च बिगेन ऑन 12 मार्च 1930। जो आपकी सॉल्ट मार्च थी ये 12 मार्च 1930 में साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक गई थी। अब इसमें सॉल्ट मार्च क्यों की गई? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स ने उन्होंने एक टैक्स लगाया था सॉल्ट पे, मतलब एक कॉमन बेसिक नीड जो आपकी डेली नीड है उस पर उन्होंने टैक्स लगा दिया कि हमारी परमिशन के बिना सॉल्ट नहीं बनेगा और आपको हमसे ही परचेज करना पड़ेगा, ठीक है। तो गांधी जी ने अपना सॉल्ट मार्च किया। गांधी ब्रोक द सॉल्ट लॉ बाय मेकिंग सॉल्ट फ्रॉम द सी वाटर। वो दांडी तक गए, उन्होंने वहाँ पर सी वाटर लिया, उसको बॉयल किया, उससे सॉल्ट बनाया और यहाँ पर इनका जो लॉ था उसे ब्रेक कर दिया, ठीक है। यहाँ से स्टार्ट होती है सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट की, मतलब हम इन लोगों की बातें नहीं मानेंगे और हम अपने तरीके से काम करेंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिस्क्राइब द रोल ऑफ सुभाष चंद्र बोस एंड INA, मतलब इंडियन नेशनल आर्मी। सुभाष चंद्र बोस फॉर्म द इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन नेशनल आर्मी बनाई थी। ही गेव द स्लोगन गिव मी ब्लड एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, तो मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी, ठीक है। INA ने जापानीज फोर्सेस के साथ मिलकर ब्रिटिशर्स के खिलाफ फाइट की थी। इट इंस्पायर्ड नेशनल प्राइड एंड यूनिटी, इससे इंडियंस में नेशनल प्राइड और कॉन्फिडेंस बढ़ गया था। INA ट्रायल शूक द ब्रिटिश अथॉरिटी इन इंडिया, इन्होंने ब्रिटिश अथॉरिटी को काफ़ी वीक कर दिया था, ठीक है। एट्थ क्वेश्चन इज एक्सप्लेन द रॉलेट एक्ट एंड जलियांवाला बाग मिसकैरेज, इसके बारे में हमें बताना है, ठीक है। द रॉलेट एक्ट 1990 अलाउ द डिटेंशन विदाउट ट्रायल। इसका मतलब क्या था कि इस एक्ट के अंडर लोगों को विदाउट ट्रायल जेल भेजा जा सकता था, मतलब कोई उनकी सुनवाई नहीं होगी, कुछ नहीं होगी, उन्हें डायरेक्टली जेल भेजा जा सकता था, ठीक है। इट वॉज स्ट्रांगली अपोज बाय इंडियंस, इंडियन ने इसका बहुत विरोध किया। एक पीसफुल मीटिंग रखी गई थी जलियांवाला बाग अमृतसर में, ठीक है, जहाँ पर कुछ बातें नहीं हो रही थी, सिर्फ एक पीसफुल मीटिंग की गई थी। लेकिन जनरल डायर को क्या लगा कि यहाँ पर ये क्या चीज़ें कर रहे हैं, मेरे खिलाफ कुछ स्टेप ले रहे होंगे, तो उन्होंने फायरिंग का ऑर्डर दे दिया और इस इंसिडेंट से पूरा देश घोर शौक और गुस्सा, मतलब लोगों के अंदर आ गया था और शॉक में चले गए थे लोग कि ये क्या हो गया, क्योंकि इतना बड़ा इंसिडेंट उस टाइम पर हुआ था, यहाँ पे हंड्रेड्स वर किल्ड और सारा नेशन आपका शॉक में चला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज राइट अबाउट द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया। इंडिया में जो नेशनलिज्म की भावनाएं 1885 से 1919 तक, उसके बारे में आपको बताना है, ठीक है। इसमें क्या हुआ? फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस 1885 में आपकी इंडियन कांग्रेस पार्टी बनी थी। इसका इम्पैक्ट क्या हुआ? ब्रिटिश इकोनॉमी
इकोनॉमिक पॉलिसी से इंडियंस को एक्सप्लॉयटेशन का एहसास हुआ था, ठीक है। उन लोगों को लग रहा था कि ये एक्सप्लॉयट हमें कर सकते हैं, ठीक है। प्रेस और मॉडर्न एजुकेशन ने इनकी अवेयरनेस बढ़ाई। जो लीडर्स थे आपके जैसे दादा भाई नारोजी और तिलक ने नेशनलिज्म को स्ट्रॉन्ग किया था बहुत, और लोग एक साथ आकर ब्रिटिश रूल का विरोध करने लगे थे। तो ये राइज ऑफ नेशनलिज्म आपका इंडिया में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट वाज द स्वदेशी मूवमेंट। स्वदेशी मूवमेंट क्या था और इसके इम्पैक्ट क्या थे। स्वदेशी मूवमेंट स्टार्टेड इन 1905 आफ्टर द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था, इसमें लोगों ने फॉरेन गुड्स को बायकॉट किया कि हम अपने इंडियन मेड गुड्स को यूज़ करेंगे। नेशनल स्कूल कॉलेजेस यहाँ पर खुले थे, स्टूडेंट्स ने यहाँ पे और वुमेन्स ने एक्टिवली पार्टिसिपेट किया, और इस मूवमेंट से नेशनल यूनिटी और कॉन्फिडेंस लोगों के अंदर बहुत इंक्रीज हुआ, ठीक है, स्वदेशी मूवमेंट से। सो दीज आर द क्वेश्चंस, आपके 10 क्वेश्चंस थे जो कि इंपॉर्टेंट थे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सिविक्स के क्वेश्चंस करेंगे। ओके, थैंक यू।